डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की बुक हमारा पर्यावरण भूगोल की ये बुक है। इसमें हम चैप्टर सेकंड को पढ़ाई करेंगे। आज इसमें समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर सेकंड है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सभी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किन किन परतों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो है इसमें सेल के बारे में और खनिज के बारे में भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो अब आइए डिटेल से इस चैप्टर का हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं, और आशा है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। आप सभी को पता है, ये सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो गतिशील है, और ये जो है इसकी गतियों को दो भागों में भी बांटा गया है। जो परिक्रमण और परिभ्रमण हमने क्लास 6 क्लास में पढ़ा था, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी जो है वो गतिशील ग्रह है, और इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी कि पृथ्वी के बाहर भी अपने परिवर्तन चलते रहते हैं और पृथ्वी के अंदर भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसके अंदर जो पृथ्वी के अंदर के भाग है वो क्या है और किन पदार्थों से बना है, इस बारे में हम ये जो यहाँ पर टॉपिक है, ये पॉइंट दिया गया है पृथ्वी का आंतरिक भाग, इसके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। यानी कि जिस तरह से प्याज के ऊपर एक से एक परत जमी हुई होती है, एक के ऊपर एक परत बनी हुई होती है, इसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर भी परत बाय परत ऐसे बनी हुई है। तो इसकी तुलना जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना जो है प्याज से की गई है, कि जिस प्रकार प्याज के ऊपर जो है परतें बनी हुई होती है, उसी तरह से लेयर होती है, उसी तरह से पृथ्वी के अंदर भी अपनी अपनी लेयर होती है, और ये 3 तरह की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जो है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कि क्रस्ट कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो यहाँ देखिए कि पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है, जो ऊपरी परत है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सबसे पतली परत होती है, यानी कि जो क्रस्ट है उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि ये एक पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सन्हति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो महाद्वीप है उस पे ये जो प्रॉपर्टी है वो 35 किलोमीटर तक गहरी है, और जो समुद्र होते हैं, महासागर होते हैं, उसमें ये तली के अंदर 5 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। जिस तरह से यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ये समुद्र है, समुद्र के तल में जो जितना भी भाग है ये थोड़ा बहुत ये 5 किलोमीटर तक प्रॉपर्टी की जो है परत पाई जाती है, और जो महाद्वीप होते हैं वहाँ पर 35 किलोमीटर तक, क्योंकि ये अर्थ सरफेस से होकर 35 किलोमीटर तक ये क्रस्ट जो लेयर है ये पाई जाती है। आगे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो महाद्वीपीय सन्हति है मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। यानी कि ये जो महाद्वीप है, ये वाली जो परत है इसके अंदर क्रस्ट ये सिलिका और एल्यूमिना से बनी हुई, खनिजों से बनी हुई होती है, इसलिए इसको Cl या सिलिका, C से सिलिका तथा L से एल्यूमिना कहा जाता है। तो इस दोनों अक्षर को मिलाकर C और L को मिलाकर Cl नाम दिया गया है महाद्वीप सन्हति पर जो ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको। और महासागरों के अंदर जो ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्रस्ट पाई जाती है, वो जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसलिए इसको सी में कहा जाता है। सी में मतलब सी से मतलब यहाँ पे सिलिका, में से मतलब मैग्नीशियम। यानी कि इस प्रॉपर्टी के अंदर महासागरों के नीचे जो 5 किलोमीटर तक जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। सिलिका और मैग्नीशियम खनिजों की ज़्यादा प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए इसको सी में कहा गया है इनके नाम से। और महाद्वीपीय जो सन्हति है उसमें सिलिका और एल्यूमिनिया या एल्यूमिना जो खनिज है उसके ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए महाद्वीपीय सन्हति को Cl कहा गया है, और महासागरीय जो प्रॉपर्टी है उसको सी में नाम भी कहा जाता है।
ये एक परत हो गई यहाँ पर अर्थ सरफेस से लेकर 35 किलोमीटर की गहराई तक और महासागरों में 5 किलोमीटर की गहराई तक, ये प्रॉपर्टी की गहराई है। और अब दूसरा जो है वो है मेंटल। तो मेंटल जो है प्रॉपर्टी के ठीक नीचे जो है मेंटल परत पाई जाती है, जो 2900 यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और इसकी सबसे जो आंतरिक परत है, यानी कि जो पृथ्वी हमारी है इसकी जो सबसे आंतरिक परत है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो यहाँ हम इस जो मैप चित्र दिया गया है पृथ्वी का आंतरिक भाग, उसमें हम समझ लेते हैं इसको कि ये स्थल भाग है। और स्थल भाग यानी कि अर्थ सरफेस से लेकर ये महासागरों के अंदर 5 किलोमीटर तक और महाद्वीप के अंदर ये 35 किलोमीटर की गहराई तक प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट लेयर जो है पाई जाती है। उसके नीचे पे 2900 किलोमीटर तक यानी कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल परत पाई जाती है। और सबसे जो आंतरिक परत है उसको क्रोड कहा जाता है। मेंटल और क्रोड से के पास जो है इन दोनों को जोड़ने वाले जो क्रोड मेंटल सीमा इसको कहा जाता है। और यहाँ पर क्रोड भी जो है दो भागों में बांटा गया है, एक तो बाह्य क्रोड और एक आंतरिक क्रोड जो बहुत ज़्यादा पिघला, यानी कि यहाँ बाह्य क्रोड है ये मैग्मा के रूप में पिघला हुआ होता है, लेकिन आंतरिक क्रोड जो है वो और ज़्यादा कठोर यहाँ पर पाया जाता है। तो अब इसको हम यहाँ पर कुछ ये जो इम्पोर्टेंट बात भी है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे गहरी जो खान है वो कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में, और उसमें भी दक्षिणी अफ्रीका जो कंट्री है उसमें स्थित है। और इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर जो है उन्होंने 6 किलोमीटर की गहराई तक इसको खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल भी असंभव है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना बहुत ही असंभव है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, तब जाके हम कहाँ पहुंचेंगे, पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा करना असंभव है क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो बहुत गर्म है और पिघला हुआ मैग्मा यहाँ पर यानी कि लावा इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें जो है पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे हम यहाँ पर ये जो है तीसरी जो परत है मेंटल के बाद में तीसरी परत जो क्रोड आती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये क्रोड है इसकी जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3500 किलोमीटर यानी कि 3500 किलोमीटर है। यह है मुख्यतः यानी कि जो क्रोड है वो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी पाई जाती है, 3500 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है। और ये जो है यहाँ पर मुख्य रूप से जो खनिज पाए जाते हैं वो निकिल और लोहे की बनी हुई होती है, यानी कि ये निकिल और लोहा यहाँ मुख्य रूप से खनिज पाया जाता है। इसलिए निकिल में जो फर्स्ट अक्षर है नी लिया गया है और लोहा जिसका जो रासायनिक जो नाम है फेरस है तो उसके पहला अक्षर फे यानी कि नेफे। इस क्रोड को जो है किस नाम से जाना जाता है, नेफे के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा होता है, यानी कि दो तरह के क्रोड होते हैं, एक तो बाह्य क्रोड और एक केंद्रीय क्रोड। तो केंद्रीय जो क्रोड है उसका तापमान और दाब दोनों ही बहुत हाई होता है, बहुत ऊँचा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी पे पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर कितना प्रतिशत जो है तीनों जो परतें हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी है मेंटल और क्रोड, इसका यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है कि कितना प्रतिशत भाग कहाँ पाया जाता है। तो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% भाग ही प्रॉपर्टी पाया जाता है। 84% जो है यानी कि 84% मेंटल के अंदर आता है पृथ्वी का आयतन का और 15% हिस्सा क्रोड में आता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर्टी की जो प्रतिशत है पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत है, तो वो 1% है, मेंटल का 84% है और क्रोड जो है वो 15% है पृथ्वी के कुल आयतन का। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, वो है 6371 किलोमीटर। अब हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें नाम है सेल एवं खनिज। तो इसमें हम पढ़ेंगे
कि जो सेल है वो क्या होता है, कितने प्रकार की होती है और खनिज जो है हमें सेलों से प्राप्त होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है और पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है यानी कि क्रस्ट जो है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी हुई होती है और पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड यानी कि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है उसको बनाने वाले जो खनिज पदार्थ है उसके किसी भी कोई भी जो प्राकृतिक पिंड, नेचुरल जो पिंड है उसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है, यानी कि सेल का अपना अपना अलग अलग रंग हो सकता है, सेल का आकार अलग हो सकता है और उसका गठन भी अलग हो सकता है। गठन मतलब यहाँ पे बनावट से है, बनावट अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल जो है वो 3 प्रकार की होती है, यानी कि सेलों को 3 भागों में बांटा गया है। एक नाम है आग्नेय जिसको इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं। दूसरा है अवसादी सेल जिसको सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और तीसरा है कायांतरित जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित सेल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो सेल है वो 3 टाइप की है, आग्नेय सेल जिसको इग्नस रॉक्स कहते हैं, अवसादी सेल जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं और तीसरा है कायांतरित सेल जिसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इनकी शाब्दिक उत्पत्ति के बारे में हम जान लेते हैं। इग्नस जो रॉक्स होती है वो लैटिन शब्द यानी लैटिन भाषा के इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसमें सेडिमेंट्री जो शब्द है, इंग्लिश का सेडिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द की यानी कि लैटिन भाषा का शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक जो शब्द है इंग्लिश का वो ग्रीक यानी कि ये दोनों जो इग्नेस और सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के शब्द इग्नेस और सेडिमेंटम से बना है, लेकिन मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा का शब्द मेटामॉर्फोस से बना है जिसका मतलब है रूप परिवर्तन या रूपांतरण। तो आइए अब आगे हम यहाँ पर इन रॉक्स को डिटेल से पढ़ते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब उस दौरान जो पिघलता हुआ गर्म जो लावा निकलता है और अर्थ सरफेस पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर आकर ये फैलता है और ये द्रवित मैग्मा फैलकर ठंडा हो जाता है वायुमंडल में आकर, यानी कि हवा के साथ प्रक्रिया कर ये ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर ये ठोस रूप ले लेता है। और ठोस रूप जब ये मैग्मा का ठोस रूप अर्थ सरफेस पे जम जाता है तो इस प्रकार जो सेल बनती है उसको आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय जो सेल होती है, आग्नेय मतलब इग्निस का मतलब यहाँ पर क्या नाम बोला गया है, अग्नि, यानी कि गर्म अग्नि जैसा जो मैग्मा है वो ठंडा होकर अर्थ सरफेस पे आता है, जमता है और ठंडा होता है। उससे बनने वाली रॉक्स जो है, उससे बनने वाली जो सेल है उसको इग्नस रॉक्स का नाम दिया गया है, यानी कि आग्नेय सेल का नाम दिया गया है। और सबसे पहले बनने वाली ये सेल होती है, शुरुआत सेल बनने की मैग्मा से ही होती है, इसलिए इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल जो अंदर की तरफ होती है, अर्थ सरफेस के अंदर ही जम जाती है, और बहिर्भेदी सेल जो अर्थ सरफेस के ऊपर आकर ठंडा होकर फिर जमती है, उसे बहिर्भेदी सेल कहते हैं। और अंतर्भेदी सेल कई बार जो ये द्रवित मैग्मा यानी कि पिघला हुआ लिक्विड जो मैग्मा है, लावा है, ये बाहर तक नहीं आता और अर्थ सरफेस से ऊपर तक ना आकर अर्थ के अंदर ही जम जाता है, इसलिए इसे अंतर्भेदिक सेल भी कहते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में जो आग की तरह लाल जो द्रवित मैग्मा है वो ही क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। यानी कि जो लाल यानी कि पिघला हुआ आग की तरह तपता हुआ जो लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रवित जो मैग्मा होता है वो ही क्या कहलाता है, लावा कहलाता है।
जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और प्रकृति पर इस प्रकार से बने सेल को क्या कहते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी कि आग्नेय सेल दो प्रकार की है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी सेल। तो बहिर्वेदी आग्नेय सेल क्या कहलाती है? यानी कि जो लाल द्रवित पिघला हुआ जो मैग्मा है वो अर्थ सरफेस पे आता है और अर्थ सरफेस पे आकर ये चारों तरफ पृथ्वी पे सतह पे फैलता है और ठंडा होकर जम जाता है, ठोस हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर इस प्रकार बनी हुई सेल को क्या कहा जाता है? बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। इसकी रचना जो होती है बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो बहिर्वेदी जो आग्नेय सेल है उसका एक अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट। और बेसाल्ट कहाँ पाया जाता है? जो हमारा भारत का जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट सेलों से ही बना हुआ है। जो महीन छोटे छोटे दानों टाइप की ये सेल इसके अंदर यानी कि चट्टान इससे बनती है। तो ये बेसाल्ट जो सेल है उससे बनने वाला जो क्या है यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? दक्कन का पठार। द्रवित मेघवा कभी कभी क्या होता है? अर्थ सरफेस पे नहीं आता, भू प्रॉपर्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी कि अंदर की तरफ अर्थ सरफेस के नीचे यानी कि भू प्रॉपर्टी के अंदर नीचे गहराई के अंदर ये ठंडा हो जाता है और अर्थ सरफेस के ऊपर तक नहीं आ पाता है और अंदर ही अंदर ये रुक कर और वहीं पर ठोस या रूप ले लेता है और जम जाता है। उसको हम अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर भी गर्मी होती है और ये वायुमंडल के साथ मिलती नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है कि ये जो इसके बहुत दिनों बाद में धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसकी वजह से इसके दाने जो हैं, इस रॉक्स के दाने कैसे बन जाते हैं? बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है अंतर्वेदिक आग्नेय सेल का। और ये जो ग्रेनाइट के बने हुए जो पत्थर हैं, ग्रेनाइट से बने हुए जैसे सेल हैं, वो किस काम में आते हैं? यानी कि जो मसाले, लेई वगैरह इनको पीसने के काम में आने वाले जो पत्थर हैं, दानों का चूर्ण बनाने वाले जो पत्थर है, अपघर्षण पत्थरों का के अंदर काम में लिया जाता है। तो ग्रेनाइट यानी कि अंतर्वेदी आग्नेय सेल से बनी हुई जो रॉक्स होती है, उनसे बने हुए जो पत्थर हैं, उनका यूज हम किस में लेते हैं? दानों को पीसने के काम में लेते हैं, मसाले वगैरह को पीसने के यानी कि सिलबट्टे के रूप में काम में लेते हैं। ये सभी किससे बने हुए होते हैं? ग्रेनाइट। ऐसे बने हुए जो रॉक्स होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रेनाइट कहते हैं। अब जो है कई बार यहाँ बन गया ये क्या? आग्नेय सेल का निर्माण हो गया। अब आग्नेय सेल का निर्माण हो गया, लेकिन अर्थ सरफेस के ऊपर भी परिवर्तन होता रहता है और अर्थ सरफेस के ऊपर ये चेंजेस होते रहते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर देखिए कैसे अवसादी सेलों का निर्माण होता है। उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि सेल कई बार क्या होता है, हिम नदियों की सहायता से या नदी के बहाव की वजह से क्या होता है, सेल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, नदी के साथ बहकर आते हैं, चट्टानों से, पहाड़ों से जो नदी के साथ बहकर जो पत्थर आते हैं वो लुढ़क जाते हैं। कई बार आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और इस छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं, यानी कि सेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये अवसाद जब हवा, जल और आदि के द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यानी कि हवा की वजह से, जल की वजह से ये क्या होते हैं, अवसाद क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह पर जाकर जमा हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा होने की वजह से ये अदृढ़ अवसाद दब दब कर, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से दब कर कठोर होकर एक सेल परत का निर्माण कर लेते हैं। और वो सेल जो होती है वो लेयर्स में जम जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से जमाव होने की वजह से ये एक लेयर के रूप में जम जाती है। और इस प्रकार जो बनी हुई सेल होती है उसको अवसादी सेल कहते हैं, क्योंकि ये चट्टानों, आग्नेय रॉक्स की जो चट्टानें होती है उसके सेगमेंट यानी कि उसके टुकड़ों की वजह से ये एक परत बाई परत जमने की वजह से बनती है, इसलिए इसको अवसादी सेल कहते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है बलुआ पत्थर।
रेत के दानों से बना होता है। ये जो बलुआ पत्थर होता है वो किससे बना होता है? रेत के दानों से बना होता है। बार बार जमने से अवसाद के जमा होने की वजह से ये क्या होता है? दबकर और कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से बलुआ पत्थर का निर्माण होता है। इन सेलों में कई बार क्या हो जाता है, यानी कि ये परत दर परत जमते रहते हैं एक के बाद एक। तो इस बीच में, इस दौरान क्या होता है, कई बार कई जानवर इसके नीचे दब जाते हैं, पेड़ पौधे जम जाते हैं, दब जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु जो है इन सेलों के बीच में रह जाते हैं। और इन सेलों के बीच में रहने की वजह से अधिक ऊष्मा प्राप्त करके, ऐसे अधिक दबाव प्राप्त करने की वजह से जो ये पेड़ पौधे, जानवर और जीवाणु जो है उनसे क्या हो जाता है, जीवाश्म भी हो जाते हैं, यानी कि सेल पर जीवाश्म के रूप में ये बन जाते हैं। जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं सेलों के अंदर दबकर सेल पर रहे, जो कभी भी इन सेलों पर रहे तो वो क्या होते हैं कि जीवाश्म हो सकते हैं। यानी कि याद रखना, क्वेश्चन ये बनेगा, जीवाश्म किन सेलों के बीच में पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है अवसादी सेलों के बीच में, यानी कि अवसादी सेलों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जीवाश्म होता क्या है। तो जीवाश्म क्या होता है? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, यानी कि जीव के अंश जिसको कहते हैं उसे कहते हैं जीवाश्म। यानी कि जो सेल, अवसादी सेल है, मैंने बताया था कि अवसादी सेल क्या होते हैं, परत दर परत इस पे जमते जाते हैं और इनके बीच में मृत पौधे या फिर जंतुओं के अवशेष इसके बीच में जम जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि आग्नेय और अवसादी सेल, यानी कि पहले आग्नेय सेल बन गई और आग्नेय सेल से टूट टूट के जो पत्थर या जो सेगमेंट बने, जो अवसाद बने, उनके जमने से अवसादी सेल बन गई। तो आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप दबाव के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आग्नेय सेल है, अवसादी सेल है, वो उच्च ताप पाकर जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ तापमान भी हाई होता है और दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये चट्टानें क्या करती है, अवसादी और आग्नेय चट्टानें क्या होती है, उनका रूप परिवर्तित होता रहता है। और रूप परिवर्तित होना या उसकी काया परिवर्तित होने की वजह से इन चट्टानों को कायांतरित सेल कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। इसको रूपांतर सेल भी कहते हैं। तो उदाहरण के लिए इनको कायांतरित सेल भी कहते हैं। कायांतरित सेलों में ये परिवर्तित हो जाते हैं और जो आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप और दबाव पाकर जो सेल अपना रूप परिवर्तित कर लेती है उसको कायांतरित सेल कहते हैं। परिवर्तन हो जाते हैं उसको रूपांतरण सेल भी कहते हैं, कायांतरित सेल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो चिकनी मिट्टी है उससे वो किस में चेंज हो जाती है, स्लेट में चेंज हो जाती है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। तो स्लेट और संगमरमर जो है चूना पत्थर से बनी हुआ और चिकनी मिट्टी से ये जो बने हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्लेट और संगमरमर। ये कायांतरित सेल के उदाहरण है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं रॉक्स, यानी कि सेल जो हैं उनके उपयोग किस किस काम में आते हैं। तो सभी को पता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, इस बारे में सभी को पता होता है कि जो रॉक्स हैं, कठोर सेलों का उपयोग सड़क बनाने में, घर बनाने में और इमारतें बनाने में किया जाता है। कई बार पत्थरों का उपयोग खेलों के लिए भी कर लिया जाता है। जैसे हमारे गाँवों के अंदर बहुत सारे ऐसे जो भी ग्रामीण इलाकों के अंदर या स्थानीय क्षेत्रों में प्रसिद्ध जो खेल है 7 पत्थर वाले, जिनको पिट्ठू कहते हैं, चिपड़ी जिसको स्टापू या किटकिट कहा जाता है, या 5 पत्थर जिसको गिट्टी कहा जाता है। इस तरह के जो है बच्चे जो खेल खेलते हैं वो भी जिन पत्थरों से खेलते हैं वो भी क्या है, सेल के ही प्रकार है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं रॉक्स साइकिल के बारे में, यानी कि जो सेल चक्कर है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सेल चक्कर क्या होता है? सेल चक्कर में क्या होता है कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि किसी निश्चित दिशाओं में
एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से दूसरे प्रकार की सेल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने अभी पहले ही देखा था कि आग्नेय सेल से अवसादी सेल में बदल जाते हैं और अवसादी सेल जो है वो ताप और दाब पाकर आग्नेय और अवसादी सेल क्या हो करती है, कायांतरित सेल में रूप परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए कि किसी निश्चित दशा यानी कि कोई तापमान मिल गया, दाब मिल गया, ये किसी दशा के अंदर क्या करते हैं, एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से किसी दूसरे रूप के अंदर परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की जो ये प्रक्रिया है उसी को सेल चक्र कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा, हमने अभी क्या पढ़ा था, आग्नेय जो सेल है उसमें क्या पढ़ा था कि द्रवित जो मैग्मा है ठंडा होकर ठोस होकर आग्नेय सेल बन जाता है। और ये आग्नेय सेल क्या करते हैं, जो हवा पानी की वजह से, हिमानी या हिम नदी की वजह से क्या होते हैं, ये टूट कर और ये से बह कर आती है, लुढ़क कर आती है, टूट जाती है, टकराती है। इसकी वजह से ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है और अवसादी सेलों का निर्माण करती है, यानी कि दूसरी जगह पे जाकर स्थानांतरित होकर वहाँ दूसरी जगह में जाकर जम जाती है और परत दर परत जमने की वजह से अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और फिर ये आग्नेय और अवसादी सेल क्या करती है, ताप और दबाव पाकर क्या करती है, आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दबाव के कारण कायांतरित सेल क्या करते हैं, उन जो और भी ज़्यादा अर्थ सरफेस के नीचे और भी ज़्यादा क्रोड में अगर ये कायांतरित सेल चली जाती है या और ज़्यादा दब जाती है तो अत्यधिक ताप और दबाव में परिवर्तित होने की वजह से ये कायांतरित सेल पुनः मैग्मा, द्रवित मैग्मा का रूप ले लेती है, यानी कि पिघल जाती है। और फिर दोबारा ये जो द्रवित मैग्मा है पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये द्रवित मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार से फिर अर्थ सरफेस पे आती है और अर्थ सरफेस पे आकर ठंडा होकर ठोस रूप लेकर फिर आग्नेय सेल का परिवर्तन हो जाता है। तो आग्नेय सेल को इसीलिए जो क्या कहा गया है, प्राथमिक सेल कहा गया है, यानी कि प्राइमरी रॉक से कहते हैं आग्नेय सेल को। यानी कि मैग्मा से आग्नेय सेल बनती है, आग्नेय सेल से अवसादी सेल बनती है, अवसादी सेलों से और आग्नेय सेलों का क्या होता है, तापमान पाकर दबाव पाकर यह वापस लिक्विड फॉर्म में मैग्मा ये रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित जो सेल होती है वो वापस जो है क्या किसमें, द्रवित मैग्मा में पुनः परिवर्तित होकर फिर वो प्रोसेस वापस ऐसे साइकिल की तरह चलता रहता है। इसी चक्कर को हम क्या कहते हैं, सेल चक्कर कहते हैं या रॉक साइकिल कहते हैं, जिसका इस उदाहरण में बताया गया है। यहाँ पर देखिए आग्नेय से यहाँ क्या होता है, पहले सबसे पहले मैग्मा निकलता है बाहर, ठंडा होकर जमकर आग्नेय सेल बनती है। आग्नेय सेल के टूटने से जो अवसाद आता है उससे अवसादी या तलछट बनता है और इस तलछट के बार बार जमने से यहाँ पे अवसादी सेल बनते हैं। अवसादी सेलों से कायांतरित सेल बनता है। कायांतरित सेल और दबाव और ताप पाकर फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है और मैग्मा से फिर ये प्रोसेस इस तरह से चलता है और ये सेल चक्र कहलाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर और देख लेते हैं कि सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, यानी कि सेल वाले पार्ट में हमने खनिजों को भी लिया है और जो ये खनिज है वो सेलों के अंदर ही पाए जाते हैं। तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुण धर्म होता है। खनिज किसे कहते हैं, खनिज क्या होता है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ होता है और इसकी निश्चित भौतिक गुण धर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। याद रखना, खनिज का अपना भौतिक गुण धर्म होता है, वो निश्चित होता है और निश्चित ही रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह काम में लिया जाता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, और इनका उपयोग कुछ का उद्योगों में औषधि उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है और आशा है आपको ये चैप्टर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम आपसे ये भी कहते हैं कि इस चैप्टर को आप बड़े ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और इसे चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए और इतना अच्छा करने की समझिए इससे कि आप खुद ही इसके जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर है या इस चैप्टर से पूछे जाने वाले बहुत से क्वेश्चन को आंसर आप इसको पढ़कर समझकर खुद ही देने में सक्षम हो जाएं। तो आज इतना ही, आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट
वीडियो में डालेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।